मैं दुनिया का आखिरी इंसान हूँ। हर दिन मैं एक दोहराव वाली जिंदगी जीता हूँ। सभी संसाधन मेरी पहुँच में हैं। मैंने अपना शयनकक्ष सड़क के बीच में रखा, 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तु को पेशा घर के रूप में उपयोग करते हुए, और कोई कपड़े नहीं पहने। सुबह के 6 बजे सही समय पर उठें, दुकान पर जाएं और $0 में खरीदारी शुरू करें, और मुर्गियों को पाउडर दूध खिलाएं। मिठाई के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी चुनें, मकई को फायर ट्रक से पानी दें, जनरेटर में गैसोलीन भरें। अंत में रेडियो चालू करो और हर चैनल पर कॉल करो। हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं। हर दिन 2.5 साल बाद मैं फैशन मॉडलों के साथ वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम में आया। मैं अकेला ही गेंद मारता हूँ, फिर आसमान की तरफ देखता हूँ और चिल्लाता हूँ, मैं गेंद का राजा हूँ। अब तक मैंने दिन का सब काम खत्म कर लिया है, लेकिन केवल 2 घंटे ही बीते हैं। मैं केवल मॉडलों के साथ बैठ सकता हूँ और हर तरह की रोमांस फिल्में देखकर समय बिता सकता हूँ। आखिरकार रात हो जाती है। मैं खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। दिन की सबसे रोमांचक घटना शुरू होने वाली है। मैं पार्किंग लॉट में गया और एक चादर उठाई। आज एक लैम्बोर्गिनी चुनी। इंजन की गर्जना के साथ शुरू होते ही मैं राजमार्ग पर तेजी से दौड़ रहा हूँ, गति और जुनून महसूस कर रहा हूँ। मैंने गैस पर पैर रखा, फिर दहाड़ा और खड़ा हो गया, अपने दिल की तन्हाई को बेवजह बाहर निकाला। अचानक मैं सामने एक आकृति देखकर चौंक गया। मैंने अनजाने में स्टीयरिंग व्हील को झटका दिया। अंततः कार कुछ 100 मीटर तक गार्डरेल से रगड़ते हुए रुक गई। मैंने अपने चेहरे पर लगी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं एक टॉर्च लेकर पीछे की ओर चला गया। मेरे दिल में एक रोमांच है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। जो मैंने अभी देखा वह भ्रम नहीं था। वास्तव में उसके हाथों में एक भेड़ के साथ एक लड़की थी। मुझे देखकर वह मुझसे भी ज्यादा उत्साहित थी। फिर वह दौड़कर मेरे बाहों में कूद गई। मैंने लड़की के आलिंगन की गर्मी महसूस की। तभी मैंने इसे सच मानने की हिम्मत की। मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। हमने एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक दूसरे को तंग पकड़ लिया। स्टेशन लौटने पर मैंने उसे खाने को सारी अच्छी चीजें दी। लड़की ने कहा कि वह ल्हासा की रहने वाली है, क्योंकि जब सर्वनाश शुरू हुआ तो अफवाहें थीं कि उच्च ऊंचाई पर आपदा से बचाव होगा, इसलिए अनगिनत लोग शिजिंग गए, लेकिन अंत में वे सभी मर गए। लड़की को उपग्रह संकेत मिला था, जिसमें उत्तर में एक मानव कॉलोनी का संकेत था, और इसलिए उसने 9 महीने के लिए एक आदमी और एक बकरी के साथ यात्रा शुरू की। मैं पहला व्यक्ति था जिससे वह मिली। मैं उसकी बात सुनते हुए सैटेलाइट टीवी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, और यह काम कर गया। स्क्रीन पर एक विदेशी नेता है, दुनिया भर के बचे हुए लोगों को निमंत्रण, और जब स्क्रीन पर इकट्ठा हो रही भीड़ की छवि दिखाई दी तो हम दोनों अपनी उत्तेजना को और नहीं रोक सके। हम जोर जोर से खुशियां मनाने लगे। अभी भी इंसान हैं और वे बहुत सारे हैं। उस रात लड़की और मैंने सबसे करीबी बचे हुए लोगों के शहर बैडिंग जाने का फैसला किया। अगले दिन हमने अपनी सामग्री तैयार की। मैंने उन मुर्गियों को छोड़ दिया जो 3 साल से मेरे साथ थीं। मैं अपनी कार में बैठा और ऊंची उम्मीदों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में हम खरबूजों के खेत से मिले। उसने 2 टोकरियां तरबूजों की चुनी और मैं कुछ संचार उपकरण लेने गया और उससे पूछा कि क्या वह उन्हें नेटवर्क कर सकती है। मुझे नहीं लगा कि यह काम करेगा। लड़की ने लोगों की पोस्ट देखी और कुछ असामान्य देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर कोई पुरुषों के बारे में बात कर रहा है। तो अब पूरे विश्व में पुरुष नहीं है, मैं पृथ्वी पर अंतिम पुरुष बन गया हूँ। जब आपको एहसास होगा कि आप पृथ्वी पर अंतिम पुरुष हैं, तो आपको कैसा लगेगा। मैं 3 सेकंड के लिए जड़ हो गया और फिर मैं बेकाबू होकर हंस पड़ा। मेरे दल की सबसे छोटी लड़की मुझे तिरस्कार और असहायता के साथ देखती है। देर दोपहर हम एक गर्म झरने के होटल के पास से गुजरते हैं। मैंने गैस पैडल को कांच के दरवाजे पर दबाया और सीधे लॉबी में गाड़ी चला दी। ये एक आदत है जो मैंने अकेले रहने के इन वर्षों के दौरान विकसित की है। जब मैं बस से उतरा तो मैंने छोटी बहन से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में गर्म झरने में भिगोने दूंगा और फिर अच्छी नींद मिलेगी। कल हम सीधे बाइडिंग के मानव कॉलोनी की ओर चलेंगे। जब मैं काम कर लूं तो मैं जनरेटर और हीटिंग रॉड्स निकालकर पानी गर्म करूंगा। छोटी बहन ने घृणा से बड़बड़ाया, नकली गर्म पानी के झरने। जब पानी गर्म हो गया तो मैंने छोटी बहन को यहाँ स्नान करने के लिए छोड़ दिया और खुद के लिए कुछ कपड़े ढूंढने चला गया। जैसे ही मैं गया मुझे कुछ महत्वपूर्ण याद आया। मैं वापस भागा और चिल्लाया, सुनिश्चित कर लेना कि धोने से पहले इसे अनप्लग कर देना। छोटी बहन गुस्से में चिल्लाई। मैं मुड़ा और भाग गया। मैं मॉल गया और हर तरह की चीजें चुनी। फिर मैंने कपड़ों के सेक्शन में छोटी बहन के लिए एक ड्रेस चुनी। मैंने अपने लिए एक सुंदर सूट चुना। अगले दिन हम बड़ी उम्मीदों के साथ बाइडिंग गए। योजना है कि पहुंचते ही पहले भुना बतख खाएंगे, फिर रात बागोंग में गुजारेंगे। जितना ज्यादा हम इसके बारे में सोचते हैं उतना ही अच्छा है। अचानक कुछ लोग हमारे सामने घास पर दिखाई दिए। ये 3 वर्षों में पहली बार है जब हमने इंसानों का समूह देखा है। छोटी बहन उत्सुकता से अपनी शुभकामनाएं चिल्ला रही है, लेकिन मैंने कुछ गलत देखा। मैंने जल्दी से चिल्लाया, गाड़ी चलाओ और रुकना मत। जल्द ही वेलकम टू बाइडिंग का साइन हमारे सामने था और साइन के नीचे कुछ मृत महिलाएं थीं। ऐसा लगता है कि बाइडिंग वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। मोड़ के आगे अचानक एक रोड ब्लॉक प्रकट हो गया। कई भारी हथियारों से लैस महिलाओं ने हमें रोक लिया। मैं तुरंत तनाव में आ गया और अपने चेहरे को ढकने के लिए बालों को गड़बड़ाने लगा। फिर मैंने छोटी बहन को वहाँ से निकलने के लिए फुसफुसाया, लेकिन उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। उसने न केवल अपनी गाड़ी रोकी बल्कि मासूमियत से कहा कि वह पुनर्निर्माण के प्रयास में भाग लेने आई है। तभी चश्मे वाली एक महिला ने मुझे देखा। उसने अपनी बंदूक उठाई और मुझे कार से बाहर आने का आदेश दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर एक रिंच पकड़ा और दरवाजा खोलने की तैयारी की। अचानक एक बैंगनी बालों वाली महिला पीछे से दौड़ कर आई और चिल्लाई, बहन ना, वे हमारे ही हैं। फिर उसने ना के हाथ में 2 चॉकलेट्स दिए और फिर वह हमें ले गई।
बैंगनी बालों वाली महिला पिछली सीट पर बैठी और मेमने को उठाकर सीधे बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इस भेड़ को मेरे लिए बचा लो। ये पता चला कि वह हमें बचाने इसलिए आई थी क्योंकि उसकी नजर हमारे मेमने पर थी और उसने सोचा कि मैं एक महिला के रूप में तैयार एक नकली आदमी था। छोटी बहन ने यह सुना और तुरंत जोर से कहा कि वह नकली आदमी नहीं है। मैंने जल्दी से छोटी बहन को चुप रहने के लिए चिल्लाया, तुम्हें भेड़ नहीं मिल सकती। बैंगनी बाल वाली आवाज सुनकर चौंक गई। पिस्तौल निकालते हुए उसने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें यह देता हूँ? और फिर उसने बंदूक मेरे सिर पर रख दी। मैंने गाड़ी रोक दी। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन फिर भी कहा, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। भेड़? बैंगनी बालों वाली लड़की मेमने को अपनी बाहों में लिए कार से बाहर निकलने वाली है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें उस पर दृढ़ता से टिकी थीं। उसने देखा कि मैं कितना सख्त था और उसे रुकना पड़ा। कार से बाहर निकलने के बाद उसने कहा, तुम नकली पुरुष वास्तव में थोड़े पुरुषवादी हो। जल्द ही जब हम निकले तो हम गठबंधन सरकार के कार्यालय पहुंचे। जिम्मेदार व्यक्ति एक सुनहरे बालों वाली महिला थी। वे यह जानकर बहुत हैरान थे कि मैं एक आदमी हूँ। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि वह मेरे ही देश से है। उसने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और ऑनलाइन संदेश भेजा। अंतिम पुरुष सिथा, और वह मेरे ठीक बगल में खड़ा था। जिम्मेदार आदमी, और मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी बहुत देर कर चुके थे। संदेश भेजे जाने के 1 सेकंड से भी कम समय में फट गया। सभी देश वही बात कह रहे हैं। वे मुझे आखिरी बचे हुए पुरुष को पाने के लिए मरने मारने को तैयार हैं और यह चालाक औरत बहुत बुरी है। उसने न केवल इंटरनेट पर मुझे उजागर किया, जिससे दुनिया भर से महिलाएं मुझे चुराने की कोशिश करने लगी, बल्कि उसने मुझे सड़क पर भी गिराने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और न मानने की कसम खाई। हम एक गतिरोध में हैं। कुछ लग्जरी कारें तेजी से आकर रुकीं। बीच की फेरारी को शादी की कार की तरह सजाया गया है। ऊपर से उतरने वाली डायल महिला पूर्वोत्तर सेना की प्रमुख है। दुनिया के अंत के बाद से वे उत्तर में सबसे बड़ा गिरोह हैं। डायल ने मुझे देखा और चिढ़ाते हुए कहा, कार में बैठो, अभी मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। चलो फुगोंग चलते हैं और शादी करते हैं। और फिर वह मेरे पास बड़े मुस्कान के साथ आई। गोरी लड़की तुरंत कमरे के बीच में रुक गई और सख्ती से बहन डायल से कहा, ये गठबंधन सरकार ने क्षेत्र को पट्टे पर दिया है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर डायल का चेहरा तुरंत मुरझा गया और उसने विदेशी को घूरते हुए कहा, ध्यान से सुनो, ये मेरे चेहरे पर खून ही खून है। वह महिला जो मेरे साथ संयोग का अधिकार मांग रही थी मेरे सामने गिर गई है। मैं बंदूक की काली नली में देख रहा हूँ। अंदर मैंने सोचा, यह महिला बंदूक के साथ और भी डरावनी है। यहाँ से बिना किसी आश्चर्य के निकलना मुश्किल होगा। इसलिए मैं अचानक आगे बढ़ा और डायल को जकड़ लिया। लेकिन जो भी सेना का नेता हो सकता है, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। उसके हाथों में थोड़ी सी ताकत थी। उसने वास्तव में मुझे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसने मुझे 2 सरल प्रहारों से पकड़ लिया और फिर एक फावड़ा आकाश से गिरा। यह एक और विदेशी है जो एक बैकहो के साथ है। वह एक फावड़ा लेकर डायल पर हमला कर रही है और मुझे भागने के लिए चिल्ला रही है। बाकी का तोहोकू सैनिक दल खुदाई करने वाले पर गोली चला रहा है। मैंने इस पल का फायदा उठाकर छोटी बहन को पकड़ा और वहाँ से निकल गया। इसी समय वह कुतिया, जिसने मुझे कैमरे के सामने उजागर किया, चिल्लाते हुए बाहर आ रही है, मत जाओ। मैंने उसके सिर पर एक रिंच फेंका, भाड़ में जाओ कुतिया। कैमरा वाली को हटाकर मैं थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूँ। अब डायल सबसे बड़ा खतरा है और निश्चित रूप से हम ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि फेरारी ने हमें पकड़ लिया। कार में खड़ी डायल मुझे जोर से छेड़ रही थी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैंने खिड़की बंद कर दी। जब उसने देखा कि मैं डरी हुई हूँ तो वह और उत्तेजित हो गई। वह सीधे मेरी कार में कूद गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महिलाएं पुरुषों का पीछा करने में इतनी पागल हो सकती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दुनिया की आखिरी महिला से मिलूंगा तो क्या वह उसी तरह पागल होकर मेरा पीछा करेगी। शीशे के टूटने की आवाज ने मुझे जगा दिया। इस महिला ने अपने नंगे हाथों से मेरी खिड़की तोड़ दी। मेरा दिल पूरी तरह से हार मान चुका था, सोचते हुए कि अगर वह गाड़ी में चढ़ती है तो शायद मैं उसके सामने झुक जाऊं। इसी पल हमारे पीछे एक मोटरसाइकिल की गर्जना होती है। जब डायल पीछे मुड़ती है तो उसके माथे पर लकीरें पड़ जाती हैं और वह बड़बड़ाती है, दत्त तेरी, ये परेशान करने वाले बदमाश फिर आ गए। ये उत्तरी गुरिल्ला हैं, जिन्हें पुरुषों की गैंग के नाम से जाना जाता है। मैं घबरा गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कहीं मेरी अमूल्य काया उनके द्वारा ले न ली जाए। इस समय पुरुषों के क्लब का बॉस और डायल मेरी कार की छत पर लड़ रहे थे। मैं समय समय पर ब्रेक का उपयोग करके डायल के हमलों को बाधित कर रहा था। गुस्सा होने के बजाय डायल मुस्कुराई और कहा कि वह आज रात मुझसे निपटेगी। ये सुनकर मैं और भी विचलित हो गया। मैं रात में उसके साथ रहने की बजाय पढ़ाई करूंगा। मैंने जल्दी से बंदूक उठाई और उसकी मिंक कोट की ओर निशाना साधा। एक गोली कोट के खुले हिस्से को छेदते हुए चली गई। बहन डायल बिलबोर्ड पर लटक रही थी। आखिरकार इस बीमार महिला से छुटकारा मिल गया। मैं बहुत उत्साहित हूँ। 1 और किलोमीटर के बाद एक आदमी की मोटरसाइकिल इकाई मुझे काट देती है। मैंने जल्दी से उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, यहाँ मत आओ, मैं कुंग-फू जानता हूँ। बॉस ने मुझे देखा और गंभीरता से कहा, हम तुम्हारा शरीर नहीं चाहते, हमें तुम्हारी आत्मा चाहिए, क्योंकि हम पुरुषों की एक गैंग हैं। हम इस युग में पुरुष शक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो महिलाओं का समय है।
आप अंतिम पुरुष हमारे आध्यात्मिक ध्वज हैं। अगर आप रुकेंगे तो हम आपको अच्छी तरह से संरक्षित करेंगे। मैंने यह सुनकर ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत उन्हें मना कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मुझे कोई बल्कि मुझे हथियार, पेट्रोल और अन्य सामान भी दिया। उनकी मेहमान नवाजी से मैं प्रभावित हुआ। मैंने एक आदमी की मुद्रा बनाई और उनका नारा चिल्लाया, पुरुष हमेशा जीवित रहें, पुरुषों के लिए लड़ाई करें। ये नकली आदमी ये सुनते ही तुरंत उत्साहित हो गए, पागलों की तरह खुशियां मनाने लगे। छोटी बहन कार से उतरी और उन्हें देखकर बोली, ये लोग सच में तुम्हें देखकर खुश होते हैं। और मैंने उससे कहा, ये सब पागल हैं, चलो भागे। इस बार मैंने अपनी गलतियों से सीखा और एक महिला की तरह कपड़े पहने, लेकिन जल्दी ही आगे की सड़क बंद कर दी गई। मैं सड़क के अवरोध से हटने ही वाला था। हम पुल से उड़ते हुए लोगों से घिर गए। उन्होंने सोचा कि हम पूर्वोत्तर सेना के जासूस थे। उन्होंने हमें जोंग नान हवेली नामक एक आंगन में ले गए। बगीचे की मालकिन एक परिष्कृत और बुद्धिमान महिला है। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया कि मैं आखिरी पुरुष हूँ। सौभाग्य से उन्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने हमें जाने देने पर सहमति जताई। मुझे बस राहत मिली है। रक्षक दल का एक कप्तान जिसका नाम होंग यिंग है आगे बढ़ा और चिल्लाया, मैं इस आदमी को ले जाऊंगा। जब वह मुझे एक बेटा दे देगा तब उसे छोड़ दूंगा। लड़की ने 1 सेकंड में एक बोतल तेज शराब पी ली, फिर बोतल को जोर से फर्श पर पटक दिया। मेरे कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और मुझ पर चिल्लाई, मुझे लेना है, तुम्हें आज रात नीचे गिरा दूंगी। मैं डर गया था क्योंकि मैं दुनिया का आखिरी पुरुष था। उसे मेरी ओर बढ़ते हुए देखकर मैंने जल्दी से तकिए के नीचे छिपाई हुई फल काटने की छुरी निकालने की कोशिश की ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन लड़की ने गार्ड की कप्तान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित किया। एक जोरदार थप्पड़ और मैं बिस्तर पर था। और फिर जब मेरी आखिरी पैंट बिस्तर के नीचे फेंकी गई, मेरे शरीर में तेजी से बेबसी फैल गई। एक पुरुष के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को बुरी तरह तोड़ा गया था। अब मेरे मन में केवल एक ही विचार है, अपनी जीभ काट लो। निर्देशक महत्वपूर्ण क्षण पर आते हैं। लड़की पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, लड़के को छोड़ दो, उत्तर पूर्वी सेना शहर में पहुंच गई है। तुम यहाँ इस तरह की चीज कर रही हो। अब जाओ और तुरंत शस्त्रीकरण और अवरोधन का प्रबंध करो। वे अपना इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। वे दुनिया के आखिरी पुरुष को चुराने आ रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करो। और अगर मुझे पता चला कि आज जैसा कुछ फिर से हुआ तो मैं तुम्हारी सप्लाई रोक दूंगा। निदेशक के शब्द काम कर गए। लड़की ने यह सुना और जल्दी से मुझसे हट गई और शराबी हालत में कमरे से बाहर चली गई। रात में जियांगन का नजारा अद्भुत होता है, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है। मुझे देखकर लगता है जैसे मेरी पिटाई हुई हो। कुछ शब्द जल्दी से मेरे मन में आए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके पीछे से 2 कदमों की आवाज आई। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि यह निदेशक और उसकी बहन है। बहन के सांत्वना देने वाले शब्द बिल्कुल भी काम नहीं करते। मैंने निदेशक से फुसफुसाया, महिलाएं इतनी शक्तिशाली क्यों बन जाती हैं? निदेशक कहती हैं, अब तक कोई नहीं जानता क्यों? अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुद पता लगाना होगा। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। क्या तुमने मुझे जाने देने के लिए हामी भर दी? क्या तुम मुझे अपने आखिरी पुरुष के रूप में नहीं रखना चाहती? निर्देशक ने ठंडे लहजे में कहा, यदि तुम यहाँ रुके तो तुम केवल और मुसीबत लाओगे। इसके अलावा तुम मेरी नजर में आदमी भी नहीं हो। आदमी तुम्हारी तरह परेशान होने पर भागते और खुद को खत्म नहीं करते। तुम मुझे उस बच्चे की तरह लगते हो जो पहली बार घर छोड़ रहा है और तुम्हें अब ताकत की नहीं, इच्छा की जरूरत है और तब तक न रुकने का दृढ़ संकल्प जब तक तुम जवाब नहीं ढूंढ लेते। ये कहने के बाद उसने एक तस्वीर निकाली और जारी है। यह व्यक्ति एक जीव विज्ञानी है। उसने 16 शुक्राणु बैंकों को बचाया है जब से दुनिया में पुरुष खत्म हो गए थे, और फिर हजारों कृत्रिम गर्भाधान परीक्षण किए, लेकिन वे सब विफल रहे। अब वह बे में डिजास्टर ट्रेस की प्रमुख हैं। हम आपदा के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समस्या को सुलझाने का एकमात्र तरीका कारण को ढूंढना है। मैं तुम्हें कल शहर से बाहर ले जाऊंगा, तुम जाओ, इस आदमी को ढूंढो, ये बहुत मददगार साबित होगा। हालांकि अगले ही दिन महिला ने अपनी पसंदीदा गुलाबी रंग में टैंक पेंट करने के लिए $3 लाख खर्च कर दिए। रंग, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो पूर्वोत्तर सेना के प्रमुख के योग्य है। उस महिला का नाम डियो है। ये पहली बार है जब उसने अपनी पसंदीदा टैंक निकाली है, क्योंकि आज वह दुनिया के आखिरी पुरुष को लूटने जा रही है। दूसरी ओर के एस्कॉर्ट ने पूर्वोत्तर सेना को मौत के घाट उतार दिया। कप्तान होंगेंग अपने अंडरवियर में लड़ाई में कूद गयी, क्योंकि वह अभी उस आखिरी आदमी का बलपूर्वक उल्लंघन करने वाली थी। लेकिन फिर इस डियो लड़की ने उन्हें बीच में रोक दिया। डियो ने भी होंगेंग की पोशाक में कुछ गड़बड़ देखी। वह गुस्से में डांटते हुए बोली, मुझे यकीन है कि आपने मेरे आदमी को अपहरण कर लिया होगा आपकी गंदी पोशाक देखकर। और होंगेंग बिना पीछे हटे बोली, तुम एक गंदी औरत हो, वो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, मैंने उसे पहले ही मार डाला है। जब उसने यह सुना तो डियो 3 सेकंड के लिए सन्न रह गई। फिर उसने चिल्लाया, आग, मैं आखिरी पुरुष हूँ, जियांगनान घर के निर्देशक। मेरे अंदर पुरुषों के विलुप्त होने का कारण, लेकिन जैसे ही हम घर से निकले, हम चारों तरफ से गार्डों से घिरे हुए थे। तो होंगेंग ने पहले ही आदेश दे दिया था, कोई मुझे जाने नहीं दे सकता। यह देखकर निदेशक ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया और कहा, हट जाओ।
कमरे के दूसरी तरफ की लड़कियां हिली नहीं। मांसपेशी। अब वह सच में गुस्से में है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से एस्कॉर्ट में सभी लोग उसकी आपूर्ति पर जीवित रहे हैं और अब वे एक आदमी के लिए उसके खिलाफ हो रहे हैं। निर्देशक ने अपनी स्कर्ट को अपने चारों ओर लपेटा और लड़की को रास्ते से हटा दिया। फिर उसने जोर से कहा, मैं आज खुद आपकी सुरक्षा करूंगी, कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा। शाम होते होते निर्देशक ने हमें शंघाई पहुंचा दिया। इस शांत शहर को देखकर यह कल्पना करना असंभव है कि यह पहले कितना व्यस्त हुआ करता था। सड़कों पर कभी कभी पैदल यात्री होते हैं, लेकिन वे सभी महिलाएं हैं। अचानक गली में 3 लोग दिखाई दिए जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा हूँ। 2 महिलाएं एक आदमी को तंग कर रही हैं। क्या इस दुनिया में मेरे अलावा दूसरा आदमी है? मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, डायरेक्टर, गाड़ी रोको, वहाँ एक आदमी है, हम उसे बचाने जा रहे हैं। और डायरेक्टर ने असामान्य रूप से शांति से कहा, बेहतर है कि तुम मत जाओ, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं हो सकता। इस समय मैं उसकी बात नहीं सुन सकता। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और कार से बाहर आ गया, अपनी बंदूक उठाई और चिल्लाया, उसे छोड़ दो। 2 महिलाओं ने देखा कि मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारी कार देखो, यह एक आधिकारिक कार है। वे तुरंत चली गईं और जब मैं पास गया और इस आदमी को देखा तो वह एक और नकली आदमी था जो एक महिला के रूप में सजा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। निर्देशक की कार को एक तेज गति वाली कार ने टक्कर मार दी। निर्देशक की कार की खिड़की तुरंत टूट गई। भारी टक्कर से कार में बैठे निर्देशक को भी असुविधा महसूस हुई। जो कार उसे टक्कर मारी, उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से विकृत हो गई है और धुआं निकल रहा है। कार के एयर बैग भी खुल गए हैं। एक सामान्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता। कार में आदमी ऊपर देखता है। ये वास्तव में सिस्टर ना है। वह दिखाई देती हैं कि वह सुरक्षित हैं। मुझे नहीं पता कि उसने हॉर्न गैंग से कैसे छुटकारा पाया और यहाँ तक पीछा किया। सिस्टर ना ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल बना दिया। निर्देशक ने एक नजर डाली और देखा कि सिस्टर ना मेरे पीछे आ रही हैं और मुझ पर चिल्लाई, भागो, इसे छोड़ दो। मेरे लिए जगह। मेरे चेहरे पर कठोर भाव थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ना ने मेरा यहाँ तक पीछा किया। बहन ना अपनी कारों में से एक में बैठ गयी और बोली, तुम उनका पीछा करो। मैंने छोटी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। हम दोनों गली से बाहर भागे और देखा कि सड़क के किनारे एक साइकिल खड़ी है। चूंकि साइकिल में पीछे की सीट नहीं है, आदमी अपनी छोटी बहन को आगे की टोकरी में बैठा देता है और उसी समय न के लोग उसका पीछा करने लगे। वह भागती है बहुत तेज। मैं सड़क के किनारे सभी मेजों, कुर्सियों और बेंचों को गिरा देता हूँ, थोड़ी बाधा डालने की कोशिश में, लेकिन यह केवल थोड़ी देर के लिए उसे रोक पाएगा। जल्द ही वह फिर से बिल्कुल पीछे लग जाएगी। तभी छोटी बहन ने मेरी बेल्ट पर पिस्तौल देखी। उसने तेजी से मेरी पिस्तौल निकाल ली और कुशलता से सेफ्टी ऑन कर दी। इस चाल से मैं थोड़ा उलझन में हूँ। छोटी बहन ने बंदूक चलाना कब सीखा? मैं देखता हूँ कि छोटी बहन ना के लोगों पर निशाना साध रही है, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। ट्रिगर पर उंगली कभी नीचे नहीं जाती। दुश्मन करीब और करीब आ रहा है। बहन ने अंत में दांत भींचे, आंखें बंद की और दोनों हाथों से ट्रिगर दबाया, लेकिन उसकी घबराहट के कारण गोली चूक गई। पिस्तौल जमीन पर गिर गई। वह भी सिर के बल गिर पड़ी। मैं जल्दी से अपनी बहन के कपड़े पकड़ लेता हूँ ताकि वह गिर न जाए। जब हम एक भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुँचे तो मेरे मन में यह विचार आया कि उत्तर पूर्व की सेना के जासूस यहाँ हैं। चिल्लाऊं? सच में यह एक अच्छा तरीका है। सड़क पर लोग उसकी ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर दुश्मनी भरी हुई। उसके बाद पकड़ में आने से बचने के लिए उसे पीछा करना रोकना पड़ा। मैं एक और चौराहे पर मुड़ गया। उसने देखा और तय कर दूसरे रास्ते से दौड़ गई। जैसे ही मैं भागा, मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि दुश्मन गायब हो गया था। मैंने अपने सामने वाले चौराहे को घूरा, ये महसूस करते हुए कि वह महिला कहीं और से आ सकती है। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, हम चौराहे पर मिलने वाले हैं। मैं घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकता। जब मैं प्रतिक्रिया के लिए दिमाग पर जोर डाल ही रहा था, अचानक सड़क के किनारे एक दरवाजा खुलता है। एक आकृति बाहर निकलती है और मुझसे तेजी से कहती है, अंदर आ जाओ। ये आदमी वह नकली आदमी था जिसे मैंने अभी बचाया था। उस पल में मैंने नकली आदमी का पीछा किया और दरवाजे से अंदर चला गया। इस समय तक दुश्मन चौराहे पर पहुंच चुकी थी। उसने इधर उधर देखा और मुझे नहीं पाया। एकदम से वह हैरान हो गई। जब वह ऊपर देखा, उसने यह निशान देखा। वह तुरंत चौंक गई, क्योंकि यह पुरुषों के क्लब का गढ़ है।